11 अक्टूबर उनकी जन्मतिथि है और हर वर्ष की भांति इस बार भी उनकी जयंती हम लोगों ने मनाई। विशेषकर हम जहाँ कहीं होते हैं तो आज के दिन हम जयप्रकाश जी की जयंती मनाते हैं। जयप्रकाश जी के जो उनकी जो कुर्बानियाँ थीं, उनके जो सिद्धांत थे, भारत को एक बार फिर अधिनायकवाद से स्वतंत्र करने में उनका जो योगदान था, उसको अक्सर हम भुला देते हैं। और आज के दिन हम एक फिल्म अभिनेता जो अपने क्षेत्र में महान है, उनके जन्मदिन को तो याद रखते हैं, लेकिन जयप्रकाश जी के जन्मदिन को याद नहीं रखते हैं। तो ये बदलते हुए परिवेश का एक उदाहरण है। लेकिन जो देश अपने पुराने मनीषियों को, विचारकों को, चिंतकों को, समाज सेवियों को भूलता है, भूल जाता है, उस समाज को कहीं न कहीं उसकी तकलीफ झेलनी पड़ती है। जयप्रकाश जी का जो योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, और फिर उनका जो योगदान था इस देश में प्रजातंत्र की पुनर्बहाली में, वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, लिखा गया भी है। और मुझे लगता है कि आज उनके विचारों को याद करने की बहुत आवश्यकता है। हमारा प्रजातंत्र आज के दिन कमजोर हुआ है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हमारे प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव दिए थे। उन्होंने अनेक प्रकार के सिद्धांत रखे थे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो ईवीएम मशीन है उसमें एक बटन इसके लिए भी होना चाहिए जिसमें जो वोटर है वो कहे कि इनमें से कोई नहीं, वो सचमुच में जयप्रकाश जी का ही सुझाव था। एक दूसरा और तीसरा सुझाव था कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको वापस बुलाने का अधिकार जनता को देना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। और फिर उनका एक सुझाव था कि इस देश में जो प्रजातंत्र है वो दलगत प्रजातंत्र नहीं हो, दल से ऊपर प्रजातंत्र हो, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। उस पर भी आगे काम हम लोगों ने नहीं किया है। संपूर्ण क्रांति हम कैसे हासिल करेंगे उसके बारे में भी आगे काम नहीं हुआ है। तो बहुत सारा काम जेपी के द्वारा जो शुरू किया गया है वह बाकी बचा हुआ है। और हमें लगता है कि इन सब मुद्दों पर जेपी के जितने पुराने सहयोगी हैं उन सब से मेरी अपील होगी आज के दिन कि फिर एक बार इकट्ठे होकर और नए लोगों को जोड़कर जेपी का जो अपूर्ण काम है, अनफिनिश्ड एजेंडा है, उस पर आगे काम करना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे कहना चाहता था कि आज ही खबर मिली कि चीन में जो खेल आयोजित हो रहे हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश की 2 लड़कियां तीरंदाजी में भाग लेने के लिए उनको चीन जाना था। मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार चीन ने उनको जो
पासपोर्ट पर वीज़ा दिया जाता है वह नहीं देकर उसमें एक अलग से वीज़ा चिपकाया, अंग्रेजी में उसको स्टेपल्ड वीज़ा कहते हैं। और जब वो चीन के हवाई जहाज़ पर सवार होने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे तो चीन के हवाई जहाज़ पर चढ़ने से उनको रोका गया और बाद में भारत के विमान में भी वो नहीं चढ़ पाए, क्योंकि उनको बताया गया कि जब वो चीन उतरेंगे तो उनको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। और ये एक पुरानी लत है चीन की कि वो इसी प्रकार हम लोगों को कहीं न कहीं किसी अवसर पर सुई चुभाता रहता है। हम लोगों ने स्टेपल्ड वीज़ा के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था और एक बार फिर ऐसा करके चीन ने ये दिखा दिया कि हमारे विरोध का उसके सामने कोई महत्व नहीं है। हाल में जो घटनाएं नियंत्रण रेखा पर हुई है उसको और इस घटना को जोड़कर देखने से ऐसा लगता है कि चीन भारत की परवाह नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की ये दोनों लड़कियाँ थीं, भारत का अभिन्न अंग है और चीन को कोई अधिकार नहीं बनता है कि वहाँ के नागरिकों को वह भारत का नागरिक नहीं माने। और अगर चीन ऐसा करता है तो भारत को जवाबी कार्रवाई में स्वयं आज ही तय करना चाहिए। अगर भारत सरकार में जरा भी दमखम है तो उनको कहना चाहिए कि तिब्बती मूल के जो चीनी नागरिक हैं, तिब्बती मूल के चीनी नागरिक, उनके पासपोर्ट पर भी भारत उनको वीज़ा नहीं देगा और अलग से उसमें चिपकाएगा। या जहाँ कहीं कोई विवादित स्थल है चीन के अंदर, वहाँ भी भारत यही प्रयोग करेगा जो चीन अरुणाचल प्रदेश के मामले में कर रहा है। क्या भारत सरकार ऐसा करेगी? शायद नहीं, क्योंकि भारत सरकार आज कमज़ोर है और चीन इस बात को बखूबी जानता है कि भारत सरकार कमज़ोर है। वो जो चाहे चीन वो करके निकल जाएगा, भारत सरकार विरोध भी दर्ज नहीं कराएगी। हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं, अभी आसियान का एक शिखर सम्मेलन हो रहा है ब्रुनेई में। मुझे लगता है कि ये उचित अवसर, उसमें चीन के प्रधानमंत्री भी आए होंगे, तो वो इस मुद्दे को उनके सामने रखें। प्रधानमंत्री जी अगले महीने चीन जाने वाले हैं, उनको मजबूती के साथ इस मुद्दे को चीन के सामने रखना चाहिए और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है।